सबसे पहले तो जो है वो हम देख लेते हैं, हमारा जो मेजर टॉपिक है उस हवाले से थर्मो रेगुलेशन। हमारी जो एनिमल्स, क्योंकि हमने सिर्फ ह्यूमन के हवाले से तो समझना नहीं है, तो हम एक वाइड स्टडी जो है वो इस टॉपिक में किया करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस टॉपिक में चंद एक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो हमारा सबसे पहला पर्पस तो ये होगा कि वाइप आउट द मिसकंसेप्शन। आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सबसे पहले मिसकंसेप्शंस को वाइप आउट करना है। तो सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर। हम किसी ऑर्गेनिज्म को होल्ड करते हैं तो वो हमें सम टाइम वार्म फील होता है, सम टाइम वही ऑर्गेनिज्म कोल्ड फील होता है। जब ये जो क्लासिफिकेशन का ये क्राइटेरिया साइंटिस्ट के सामने आया एक जमाने में, तो साइंटिस्ट ने जस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग आपने उस ऑर्गेनिज्म को नेम दे दिया कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। और ये दोनों टर्म्स जो हैं ये स्ट्रिक्टली रिजेक्ट हो चुकी हैं साइंस में। हमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बाय हैंडलिंग यूं लगे जैसे वो उनकी स्किन जो है वो अगर कोल्ड है, तो हमने उन ऑर्गेनिज्म को कह दिया कि जी इन ऑर्गेनिज्म की तमाम फैमिली में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब के सब क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। और हमने ये ठप्पा किन पे लगा दिया, फिश पे, रेप्टाइल्स पे और एम्फीबियंस पे। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत इसके बरक्स है। मैनी रेप्टाइल्स आर वार्मर देन मैमल्स ड्यूरिंग डे टाइम। उसकी वजह यह है कि मैमल्स रिड्यूस देयर बॉडी टेम्परेचर एट मॉर्निंग, at the time of sleep etc. मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर सम टाइम रेप्टाइल से भी कम होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक दफा बताया था कि हमारी बॉडी में एनर्जी के सर्केडियन रिदम्स चल रहे होते हैं। मॉर्निंग में हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता बल्कि थोड़ा सा लो होता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून 1 बजे 2 बजे के अराउंड बॉडी एनर्जी और टेम्परेचर फॉल करता है। उस टाइम पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं अपना किसी रेप्टाइल के साथ, तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस रेप्टाइल से कम है। तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड बिल्कुल बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत बड़े जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़े हैं इन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन में कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की टर्म्स को वाइप आउट कर दिया है। डे टाइम में बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कोई एम्फीबियन जो है वो सूरज के नीचे बैठने की वजह से उसकी बॉडी ज्यादा हीटेड हो और हमारी बॉडी जो है वो लेस हीटेड हो। हमें पसीना आया हुआ है, हमारी बॉडी जो है उसकी हीट वाइप आउट हो गई है, उसकी हीट जो है वो खत्म हो गई है, और जो एम्फीबियन धूप के नीचे बैठा हुआ था उसकी बॉडी ज्यादा वार्म है। तो ऐसे टाइम पे फिर आप मैमल को क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड, और क्या एम्फीबियन को वार्म ब्लडेड कहेंगे। लिहाजा ये जो टर्म है, फीलिंग की बुनियाद की टर्म है, इसको वाइप आउट कर दिया जाए। साइंस ने अब इसको बायोलॉजी ने, जूलॉजी ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। दूसरी टर्म जो आ जाती है वो कौन सी है, पोइकिलियोथर्म्स एंड दूसरा कौन सा था, होम्योथर्म्स। ये किसके लिहाज से हैं, ये हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ हीट, कि किसकी बॉडी जो है वो ज्यादा टाइम के लिए हीट को मेंटेन करती है, या किसकी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो एक खास वक्त तक कांस्टेंट रहता है और किन की बॉडी में टेम्परेचर खास वक्त तक कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, जिनका, इसको आप अगर सही तरीके से जो है वो कहना चाहें तो इसका मतलब ये बनेगा कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं उनको आप क्या कहते हैं, होम्योथर्म्स। होम्यो मीन सेम। और जो ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते बल्कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज फॉल होता रहता है, वो क्या है, वो पोइकिलियोथर्म्स कहलाए। लेकिन इस टर्म में भी मिसकंसेप्शन है। एग्जांपल क्या है देखिएगा, इसकी एग्जांपल देखिएगा। इसकी एग्जांपल में आ जाती है फिश। फिश इज अंडर such stable environment that its body temperature is way more
स्टेबल देन एनी मैमल। फिश ज्यादातर क्या हैं? फिश ज्यादातर थर्मोकन्फॉर्मर्स हैं, यानी जैसे ही उनकी बॉडी का, उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमें अच्छे तरीके से पता है। लेकिन वो ऐसे स्टेबल एनवायरनमेंट में रह रही हैं, यही हमारी बात हुई थी ना जब हमने कन्फॉर्मिटी और रेगुलरिटी का फर्क देखा था। ये कन्फॉर्मर स्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं, इस वजह से वो वहां सर्वाइव करते हैं। कोइकिलियोथर्म्स में फिश पूरे दिन में उनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना कांस्टेंट होता है कि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी पूरा दिन इतना कांस्टेंट नहीं रहता, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन फिश की बॉडी का टेम्परेचर सेम टू सेम रहता है, सेम टू सेम, क्योंकि उनको वो इतने स्टेबल एनवायरनमेंट में है कि वो ज्यादा हकदार हैं ये कहलाने के कि वो होम्योथर्म्स हो, और हम ज्यादा हकदार हैं क्योंकि हम जो है वो सम टाइम कभी बॉडी का टेम्परेचर लो कर लेते हैं, कभी बॉडी का टेम्परेचर जो जस्ट लाइक चूल्हे की आग के, कभी आग तेज कर ली, कभी आग ऐसा कर ली। जितनी फ्लक्चुएशंस हमारे अंदर आती हैं टेम्परेचर की, फिश में नहीं आती। ये इस बुनियाद पर हैं। याद रखिए, इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया गया, कोई किलियोथर्म और होम्योथर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया। ये थोड़ा बहुत कुछ किसी हद तक ठीक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बेशक हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऊंच नीच करता है, लेकिन हम फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करने के लिहाज से क्या हम होम्योथर्म कहलाना ज्यादा डिजर्व करते हैं या थर्मो रेगुलेटर कहलाना ज्यादा डिजर्व करते हैं? ये आप मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से आप आंसर कर सकते हैं कि अगर बॉडी में फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करने के हिसाब से बात की जाए तो हम ज्यादा डिजर्व करते हैं कि हमें थर्मो रेगुलेटर कहा जाए, ना कि होम्योथर्म कहा जाए। सो अब आ जाइए, अब हम कहते हैं जनाब, चलें तीसरी टर्म पढ़ते हैं। जो तीसरी टाइप की टर्मिनोलॉजीज हैं वो अब हम देखते हैं कि उनकी क्या रियलिटी है। तो देखिए, जो तीसरी टाइप की टर्मिनोलॉजी है वो किस लिहाज से डिफाइन की गई है, विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ हीट, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के की सोर्स ऑफ हीट क्या है। तीसरी टर्मिनोलॉजी ये है। सोर्स ऑफ हीट से क्या मुराद है कि क्या, अच्छा इसमें सिर्फ सोर्स ऑफ हीट नहीं आएगी, मैं अब आपको बल्कि एक और चीज लिख कर देता हूं। एक सोर्स ऑफ हीट, दूसरा स्ट्रेटजीज टू कंजर्व हीट। नंबर 1, एक ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ हीट क्या है। नंबर 2, वो ऑर्गेनिज्म, उसका जो भी सोर्स ऑफ हीट है, क्या वो हीट को जनरेट करने के बाद, हीट को हासिल करने के बाद उसको कंजर्व रख रहा है या नहीं रख रहा। ये तीसरी टर्मिनोलॉजी है, और इस बुनियाद पे आप कौन सी दो टर्मिनोलॉजीज डिजाइन करते हैं? नंबर 1 एंडोथर्म एंड नंबर 2 एक्टोथर्म। एंडोथर्म जो है वो कौन से हैं, वो जरा गौर से सुनिएगा। ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट इनफ मेटाबॉलिक हीट, या जो मेटाबॉलिक हीट बना सकते हैं, वो कहलाते हैं एंडोथर्म्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, और वो क्या है? वो ये है कि एक्टोथर्म्स कैन ऑल्सो, ये कौन से हैं, सॉरी मैं इसको भूल गया लिखना, एंडोथर्म्स। ठीक है, ये एंडोथर्म्स है। एक्टोथर्म्स कैन ऑल्सो जनरेट मेटाबॉलिक हीट। सवाल ये है, प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है जी कि सोर्स ऑफ हीट के हिसाब से अगर देखा जाता है तो सोर्स ऑफ हीट के हिसाब से तो दोनों की मेटाबॉलिक हीट जनरेट हो रही है, दोनों ही जनरेट कर रहे हैं, भरपूर हीट जनरेट कर रहे हैं। तो फिर फर्क क्या आया? फर्क जनाब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से गेस कर चुके होंगे। फर्क ये आया कि दे हैव सफिशिएंट स्ट्रेटजीज टू कंजर्व, या फिर दूसरे अल्फाज में प्रोटेक्ट द हीट, प्रोटेक्ट द हीट एंड इनफ adaptation to release the heat on purpose। ये बड़े गौर से सुनिएगा। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हीट जनरेट भी करते हैं
उसको प्रोटेक्ट करने का सोर्स भी उनके पास होता है, और जब जरूरत पड़े तो वो अपनी मर्जी से हीट को लूज भी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एंडोथर्म कहलाते हैं। और एक बात आपको और बताऊं कि ये एंडोथर्म का वर्ड इन ऑर्गेनिज्म के लिए कंप्लीट नहीं है। एंडोथर्म के साथ एक और वर्ड होना चाहिए था, एंडोथर्म प्लस थर्मो रेगुलेटर। ये कहानी यहां खत्म होती है। रेगुलेट करने का क्या मतलब होता है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। वक्त पड़ने पर हीट या किसी भी चीज को लॉस होने से प्रोटेक्ट करना और वक्त पड़ने पर उसी चीज को लूज कर देना, ये रेगुलेशन। तो अब आप देख लीजिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, एंडोथर्मी है, हीट अंदर से आ रही है, लेकिन वो अंदर की हीट बचाने के काबिल भी हैं। बाहर की जो हीट है वो अगर उनको ज्यादा फील होती है, बॉडी के अंदर भी इनफ हीट है, बाहर से भी हीट आ रही है, बॉडी वार्म अप हो रही है, तो अंदर की हीट को लूज करने के इंतजाम भी इनके पास मौजूद हैं। जबकि एक्टोथर्म मेटाबॉलिक हीट जनरेट करते हैं, दे कैनॉट प्रोटेक्ट द हीट इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर जनरेट नहीं, ये बॉडी के अंदर जो हैं वो हीट को नहीं रोक सकते। नंबर वन, दे कैनॉट प्रोटेक्ट द हीट। बॉडी फौरन उसमें क्या होता है, यहां पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे डिसिपेशन, हीट डिसिपेट हो जाती है। जब हीट डिसिपेट हो जाती है तो फिर इन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हैं, these organisms will be called these organisms dependent on एक्सटर्नल हीट, क्योंकि इंटरनल हीट जो है वो तो लॉस हो गई। इंटरनल हीट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज ना होने की वजह से लॉस हो गई। ये नंबर वन एक्सटर्नल हीट पर डिपेंडेंट है, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल हीट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, दे आर थर्मोकन्फॉर्मर, यानी बाहर की हीट अगर चेंज हो गई तो इनकी बॉडी की हीट भी साथ ही चेंज हो जाएगी। यही तो कंफॉर्मिटी है। कंफॉर्मिटी दो लिहाज से डिफाइन हो रही थी ना। नंबर वन, बाहर फ्लक्चुएशन हुई तो अंदर का मैकेनिज्म भी चेंज हो जाएगा। नंबर टू, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म नहीं है इनके पास जो ये उस हीट को प्रिजर्व कर सके। ये जो ऊपर की टर्म्स हैं, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, पोकिलियोथर्म्स, होम्योथर्म्स, ये आपको ये नहीं बता रहे कि कोई ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेटर है या नहीं है। ये आपको ये भी नहीं बता रहे कि वो एक्सटर्नल हीट पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो लिहाजा जो मिसकंसेप्शन दूर करने की बात है वो ये है कि एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स, नंबर टू रेगुलेटर्स और कंफॉर्मर्स, ये दो टर्मिनोलॉजीज है जिनको आप साथ साथ रखें।